Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. So this is our part 5 of the same chapter, chapter 18 relative pronouns. अभी तक हमने relative pronouns और उनके uses को लेके स्टडी किया. Now part 5 में इनके omission को लेके कहाँ यूज़ नहीं करना है. ओमिशंस मीन्स हटा देना, उसको सेंटेंस में ना यूज़ करना रिलेटिव प्रोनाउन को, और साथ में एंटीसीडेंट को कहाँ ओमिट कर सकते हैं, किन कंडीशंस में हम इनको ओमिट करेंगे वो स्टडी करेंगे एग्जांपल्स के साथ. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. And first of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. Okay, so let's start with this part. First of all, omission of the relative pronouns. Relative pronoun को omit कैसे कर सकते हैं, किस कंडीशन में करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर एक्यूजेटिव केस की बात आ जाती है. केसेस के बारे में हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं. एक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव और जेनेटिव केस. आई होप कि अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या कंडीशंस और रूल्स लगते हैं. ओके, और साथ में अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैप्टर 8 देख सकते हैं, नाउन केस. तो वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा आपको. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ ओमिट कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ करना है. अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज़ होना था, जिस एंटीसीडेंट को रेफ़र कर रहा है, वो एंटीसीडेंट अगर एक्यूजेटिव केस में है, मीन्स जिस नाउन या प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन रेफ़र कर रहा होगा सेंटेंस में, वो एंटीसीडेंट अगर एक्यूजेटिव केस में है, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में है. ओके, तो हम ओमिट कर सकते हैं. जैसे ये एग्जांपल्स में यहाँ पर ये जो साइन दिया हुआ है, यहाँ से ओमिट कर दिया है रिलेटिव प्रोनाउन को. सो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन आना था वो रेफ़र कर रहा होगा किसी एंटीसीडेंट को ऑलरेडी जो सेंटेंस में होगा, लेकिन वो एंटीसीडेंट हमारा एक्यूजेटिव दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस में होगा. जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, फ्यू एंड शॉर्ट वर द प्रेयर्स, फिर यहाँ पर इसको ओमिट कर दिया, वी सेड. ओके, प्रेयर्स वी सेड. सो प्रेयर्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा एक्यूजेटिव केस में था, इसलिए ओमिट कर दिया. नेक्स्ट, अ कंटेंटेड माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. फिर यहाँ पर ये अ मैन कैन एन्जॉय इन द वर्ल्ड. ओके, सो ये 2 पार्ट्स में इस तरह से जॉइन करके बताया गया, आप देख सकते हैं. वी सेड, few and short were the prayers, a man can enjoy in the world what, a contented mind is the greatest blessing. ओके, सो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करके, बट जिसको वो रेफ़र कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ओमिट कर दिया. आई एम मोनार्क ऑफ ऑल, फिर यहाँ पर दैट आ सकता था, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, लेकिन ऑल जिसको रेफ़र करेगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, दैट इज़ एक्यूजेटिव केस में, इसलिए ओमिट कर सकते हैं. तो ये क्लियरली आपको रूल दिख गया होगा. मैन मस्ट रीप द थिंग्स. ओके, मैन मस्ट रीप द थिंग्स दे सो. ओके, सो यहाँ पर थिंग्स को लेके, थिंग्स हमारा एक्यूजेटिव केस में, इसलिए ओमिट हो गया. अभी यहाँ पर एक यही बात बताई गई है कि दैट जो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, वो हमारा प्रेफरेबली पर्सन के लिए यूज़ होता है. दैट इज़ यूज प्रेफरेबली विद रेफरेंस टू पर्सन्स. मीन्स एंटीसीडेंट जो होगा वो हमारा पर्सन होना चाहिए जब हम दैट को यूज़ करते हैं. ये प्रेफर किया जा रहा है, इसीलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. वी टेंड टू से द मीटिंग विच आई अटेंडेड. अभी मीटिंग के लिए विच यूज़ कर रहे हैं. द मीटिंग विच आई अटेंडेड येस्टरडे. हम ये बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि द मीटिंग दैट आई अटेंडेड, क्योंकि दैट पर्सन के लिए मोस्टली प्रेफरेबली यूज़ होता है. ओके, द मीटिंग दैट आई अटेंडेड, ये ना बोल के हम इसको प्रेफर करेंगे. लेकिन साथ में, बट मोर फ्रिक्वेंटली स्टिल वी डू से दैट द मीटिंग आई अटेंडेड येस्टरडे. हम बोलने में स्पोकन लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं, द मीटिंग आई अटेंडेड येस्टरडे. यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज द एक्यूजेटिव रिलेटिव बीइंग एज अ रूल ओमिटेड ऑल टुगेदर. क्योंकि रूल क्या है हमारा, क्यों ओमिट कर दिया विच को, क्योंकि एक्यूजेटिव रिलेटिव मीन्स जो रिलेटिव हमारा प्रोनाउन था वो एक्यूजेटिव में था, इसीलिए उसको ओमिट कर दिया एज अ रूल. सो ये इन्होंने बात कही. दिस टेंडेंसी टू ओमिट द एक्यूजेटिव केस इज़ मोर मार्क्ड इन स्पोकन लैंग्वेज. अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको ओमिट कर देना, ये किस में देखा गया है, स्पोकन लैंग्वेज में. स्पोकन लैंग्वेज में हम नहीं यूज़ करते रिलेटिव प्रोनाउन को. इस कंडीशन के साथ हम बोल सकते हैं मैन मस्ट रीप द थिंग्स दे सो, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे. इस तरह से स्पोकन लैंग्वेज में बोल दिया जा सकता है. लेकिन जब रिटन लैंग्वेज की बात आ जाती है, जैसे ये रिटन में लिखा हुआ है और यहाँ पर ओमिट किया हुआ है, तो रिटन लैंग्वेज में
इसका ओमिशन जो होगा वो थोड़ा अनडिग्निफाइड लगता है, मतलब ठीक नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पोइट्री की बात आ जाती है बिकॉज पोइट्री में काफ़ी रूल्स चेंज हो जाते हैं ग्रामर को, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था। पोइट्री की जहाँ बात आ जाती है तो रूल्स कुछ अलग हो जाते हैं उसको लेके। सो यहाँ पर देखते हैं क्या एग्जाम्पल है पोइट्री को लेके। यहाँ पर बोल रहे हैं बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि यहाँ तो एक्यूजेटिव केस था, लेकिन नॉमिनेटिव केस की बात जब आ जाती है तब भी रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर दिया गया जब पोइट्री की बात आ जाती है। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया ना रूल इसका, पोइट्री का। सो नॉमिनेटिव केस में क्या होना चाहिए, हमारा एंटीसीडेंट जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा होगा। सो दिस इट इज़ डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर विच आ सकता था, इट इज़ डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू। आई हैव अ ब्रदर इज़ कंडेम्ड टू डाई। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा लग रहा है क्योंकि ये जॉइन हो सकता था रिलेटिव प्रोनाउन से, बट पोइट्री में इस तरह से ओमिट हो जाता है। इट इज़ डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू, मीन्स डिस्टेंस की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो डिलाइटफुल लगती है देखने में अगर वो एक डिस्टेंस पे होती है कंपेयर टू अगर वो क्लोज होती है। आई हैव अ ब्रदर इज़ कंडेम्ड टू डाई। ओके, सो यहाँ पर ओमिट कर दिया पोइट्री में। नोट देखते हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस में हम ओमिट नहीं कर सकते हैं, ये एक्सेप्शनल है। लेकिन कोलोकियल स्पीच मतलब जो बातचीत वाली लैंग्वेज होती है, बातचीत वाली लैंग्वेज में हम नॉमिनेटिव केस में भी ओमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बातचीत में हम स्पोकन लैंग्वेज में एक्यूजेटिव केस था या फिर नॉमिनेटिव था, उसमें हम ओमिट कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं देयर इज़ समबडी एट द डोर वांट्स टू सी यू। बोलने में हम बातचीत में कोलोकियल स्पीच में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ से क्या हमारा आइडिया शो होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर देना इन स्पोकन लैंग्वेज। ओके, दूसरा यहाँ पे रिटन लैंग्वेज में इसको अनडिग्निफाइड बोल दिया गया। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट। अभी एंटीसीडेंट का ओमिशन किस तरह से हो सकता है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में व्हाट के केस में भी देखा था कि एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड नहीं होता है बट अंडरस्टूड होता है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन दी ओल्डर इंग्लिश की बात आ जाती है, द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वॉज समटाइम्स लेफ्ट आउट। जैसे ये एग्जाम्पल है, हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट। अब ये सारे हमारे जो है सेंटेंसेस एज इडियम्स हम देख सकते हैं मुहावरों की तरह से। हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट। हु यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पर कोई इंटेरोगेशन वाली चीज़ नहीं है। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा। हु का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि, समवन, ही, फॉर एग्जाम्पल ही। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन होता तो कौन, हु का मतलब वो होना चाहिए था, बट सेंस से आप देख सकते हैं सेंटेंस के, हु वर्क्स नॉट, कोई है मतलब ही हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट। तो एंटीसीडेंट जो था हमारा ही वो ओमिट हो गया। whom the gods love die young। whom मतलब those whom the gods love, fine, die young। इस तरह से ये अदर एग्जाम्पल्स हैं, देख सकते हैं। who steals my purse, who कोई someone जो एंटीसीडेंट था जिसको रिलेट कर रहा है वो यहाँ से ओमिट हो चुका है। who steals my purse steals trash। who laughs last laughs best। ये सब इडियम्स हम देख सकते हैं, इडियम्स जो मुहावरे होते हैं हमारे। ओके, सो यहाँ से हमारा ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट क्लियर हो जाता है। फाइन, तो ये यहाँ से हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है ओमिशन को लेके, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस एंड ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट्स। ओके, सो आई एंड अप हियर टुडे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Please do like this video if you like this video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.